नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात। राष्ट्रीय महिला आयोग से प्रभावितों ने साझा किया अपना दर्द, रो रो कर सुनाई जुल्म की आप बीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। आपसी संबंधों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बात। भाजपा ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस चला रही है करप्शन की पाठशाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या की कड़ी निंदा। अंतरिम सरकार से कहा, बिना भेदभाव हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें सुनिश्चित। तो आपको बता दें कि वक्फ एक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल में हुई हिंसा को लेकर आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस घटनास्थल पर पहुंचे और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राज्यपाल पीड़ितों से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी रिपोर्ट भेजेंगे। राज्यपाल ने धुलियान से लेकर सुती हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनकी शिकायतें सुनी। राज्यपाल ने हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने इस महीने की 12 तारीख को एक हिंसक भीड़ द्वारा मारे गए पिता पुत्र के परिजनों से भेंट की। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी इनमाजुल हक सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राज्यपाल ने जाफराबाद के हिंसाग्रस्त गांव का भी दौरा किया। लोगों ने अपनी रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के शिविर लगाने की मांग की है। ऐसा आरोप है कि हिंसाग्रस्त इलाकों से केंद्रीय बलों के लौटने के बाद स्थानीय लोगों को हमले की धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले राज्यपाल ने शुक्रवार को मालदा वो गए थे और मालदा में उन्होंने हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। They said it was there earlier. Then they had some protection. Now they will have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. See, all their complaints I will listen to. I will analyze it. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. और राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा विजया रहाटकर शनिवार को मुर्शिदाबाद में हिंसा का शिकार हुए परिवारों से मिली। रहाटकर और उनकी टीम को अपने बीच पाकर पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा। धुलिया में महिलाएं तो जमीन पर लेटकर फपक फपक कर रोने लगी। महिलाओं ने उनके ऊपर क्या गुजरी इसकी व्यथा कथा रहाटकर को सुनाई। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने कहा कि उनके साथ अत्याचार और अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि हम सब उनके साथ हैं और वे अकेले नहीं हैं। मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी हैं।
ये विश्वास उनको मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और दिल्ली के मुस्तफाबाद दयालपुर इलाके में शनिवार 19 अप्रैल को तड़के 4 मंजिला इमारत गिरने से 5 लोगों की जान चली गई है और 14 से ज्यादा लोग अभी तक बचा लिए गए हैं। राहत और बचाव का काम यहां पर लगातार जारी है। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और राहत बचाव के कार्यों में लगी हुई है। अभी भी कुछ और लोगों के वहां पर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढहने से करीब 5 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि अभी भी राहत और बचाव का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस लगातार यहां पर राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। 14 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के और दबे होने की आशंका है। इसलिए यहाँ पर देखिए आपके रेस्क्यू का काम जो है वो जोर शोर से चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके और इसके लिए यहाँ पर एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस और दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पर रात से ही लगे हुए हैं। कोशिश है कि ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। कैमरामैन विक्की के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद इलाके में इमारत ढहने की जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां राहत और बचाव के कार्यों में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सारे नियमों को ताक पर रखकर ऐसे मकानों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा है कि दोषी अधिकारी सहित कॉन्ट्रैक्टर को भी सजा मिलेगी। जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता प्रत्युष कंठ ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस और उनके नेताओं को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस करप्शन की पाठशाला चला रही है। आज कांग्रेस का सच जनता के सामने आ गया है। जीप स्कैम से लेके ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम तक आपने मास्टरी कर ली है। आप आज के दिन में कांग्रेस एक करप्शन का पाठशाला चला रहा है, जिस पाठशाला से देश की जनता परेशान है। सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी हैज टू अंडरस्टैंड कि देश का प्रॉपर्टी है, कोई उसको नहीं ले सकता है। आप ये बताओ कि चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, स्कैम भी करोगे और धरना भी करोगे? ऐसा नहीं होता हमारे देश के अंदर में। और अब अगली खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। 2016 और 2019 में अपनी पिछली यात्राओं के बाद ये प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से वो मुलाकात करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का एक लंबा इतिहास रहा है। रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देश राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। पिछले दशक में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध
मजबूत और स्थायी साझेदारी में बदल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को और ज्यादा गहराई देने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान में भी सहायक होगा। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस समय एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। With the government of India and all authorities who are involved in that, and will give the feedback to the people also. Sir, you submitted report on central government on this after visits of any report with the Home Ministry or central government? It's my duty to report to the authorities what I see in the field and my observations about it. I will do that. Any terrorist group active in this case, violence involved? Any terrorist group involved in this violence? That is for the investigating agencies to find out. I'm sorry, I'm not an investigating inspector. But sir, some political parties demand NIA investigation in this violence, sir. They said that there's an international link, terror link connected with this violence. Let them establish it before the appropriate authorities. Sir, do you think the state government need to be more vigilant because this kind of incidents are happening now and then the incident which happening which is quite condemned? Not only state government, Bengal expects everyone to be vigilant. Eternal vigilance is the price of democracy. Sir, what do you think? What is the role of the state police during this riot? I've already stated, I'm not here for a value judgment or a blame game at this point of time. So you also for this updated at the violence report, you have created a peace room on as a governor house. So what is the reports that come out for your peace room? See, the peace room has been there for the last few months. It started in the background of the violence that took place during Panchayat elections. On and off we get complaints from the people. We attend to the complaints, take remedial steps, inform the authorities concerned, and Rajbhavan acts as a kind of facilitator between the public and the government. Thank you. तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं मुर्शिदाबाद के दौरे पर है और मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंसा हुई उसको लेकर ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की प्रेस वार्ता आप देख रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450? मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। वे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इस वर्ष प्रधानमंत्री लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में 16 पुरस्कार प्रदान करेंगे। उनको इसके माध्यम से आम नागरिकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सदैव देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व लिवर दिवस के मौके पर मोटापे को रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि विश्व लिवर दिवस को ध्यानपूर्वक खाने और स्वस्थ जीवन जीने के आह्वान के साथ मनाने का सराहनीय प्रयास। तेल का सेवन कम करने जैसे छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर मोटापे के बारे में जागरूकता बढ़ाकर एक स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत का निर्माण करें। तो आज विश्व लिवर दिवस के अवसर पर यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अपने यकृत को लेकर सजग होना बहुत जरूरी। आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता हो। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए। वहीं विश्व लिवर दिवस के अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ILBS के कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना, जन आरोग्य योजना जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। हम सब मिलकर के वर्ल्ड लिवर डे मना रहे हैं। केंद्र में ऐसी सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हम सब के लिए इतनी चिंता करते हैं कि कैसे दिल्ली को और अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपन्न किया जाए। और इसीलिए चाहे वो आयुष्मान योजना है, चाहे PM अभीम योजना, जिसमें हमारे पूरे दिल्ली में 1139 जन आरोग्य मंदिर बनाने के लिए केंद्र ने हमें फंडिंग करी, ताकि हर एक दिल्ली के निवासी को बहुत ही सरल और संपन्न सारी व्यवस्थाएं हेल्थ की मिल पाएं। अंगदान के क्षेत्र में भी हम पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम करें और इसी तरीके से लीवर हेल्थ के लिए भी पूरा अच्छा अवेयरनेस कैंपेन, टेस्टिंग कैंपेन, और उसके बाद जहां पे भी आवश्यकता है सुलभ इलाज लोगों को मिले। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। विश्व लिवर दिवस के अवसर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को देने की, जिससे लेकर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ हैं। सर, हेल्दी लिवर हेल्दी इंडिया के कॉन्सेप्ट पे आज लिवर डे मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन और उसमें उनका मैसेज कितना अहम है? सर, अमित शाह जी ने तो सारी बात हमारे गृह मंत्री जी ने रख दी है आपके बीच। और समाजवादी पार्टी के और आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। Foreign Secretary, sir, to make his remarks. So the floor is yours. Thank you, Ranveer. Thank you all for being here in such good numbers on a Saturday afternoon again. As you are already aware, the Honorable Prime Minister will be paying a visit to Saudi Arabia next week on 22nd and 23rd of April 2025. This is a visit at the invitation of His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman,
Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. You would also recall that this visit follows the visit by His Royal Highness to India in September 2023 on the occasion of the G20 summit. And that was also the occasion when the first ever meeting of the newly established Strategic Partnership Council between the two countries was held. The upcoming visit will be Prime Minister's third visit in this capacity to Saudi Arabia. He has visited earlier in 2016 and 2019. In 2016, during his first visit, the Prime Minister was conferred the kingdom's highest civilian honor, the King Abdulaziz Sash. And in October 2019, he paid his second visit, which followed the first visit of the Crown Prince himself to India earlier that year in February 2019. During Prime Minister's second visit, the two countries signed the agreement on establishing the Strategic Partnership Council, which is a high-level council at the summit level to steer relations between the two countries. The Strategic Partnership Council has two subcommittees, the Committee on Political, Security, Social and Cultural Relations, and the Committee on Economic and Investment related issues, which also deals with trade and technology. Both the committees have a number of subcommittees and joint working groups under them, and they have been having and holding their meetings over the past several months, and the upcoming visit will be an opportunity to hold the second summit level meeting of this Strategic Partnership Council. The visit is important also on account of the obvious significance of Saudi Arabia as a strategic partner for India. You're aware of the salience that this relationship has for India's energy security. Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. And therefore, from all of these perspectives, the visit provides an opportunity to build on the already strong relations with this strategic partner. You're also aware that the Prime Minister and the Crown Prince share a very close personal relationship with a lot of warmth and respect for each other. And the bilateral relationship has gained a lot from strategic guidance at the topmost level. And there has been significant momentum also in this relationship in recent years. And in this context, two areas that I would like to underline are defense and economic ties between the two countries. The defense partnership has witnessed several firsts in the past few years. We had the first ever joint land forces exercise between the two countries in 2024. I think it's called the Sadat Tansik 1. Two editions have been held of joint naval exercises. We've had regular exchanges on training and capacity building, and staff talks are taking place across all the three services. Our cooperation has also expanded on the defense industry front, and India is gaining space as an important supplier of defense stores to Saudi Arabia, and a special agreement on the export of munitions to the kingdom worth about $225 million was signed last year.
The economic partnership also continues to grow. The value of total trade between the two countries in 23-24 was nearly $43 billion. In Saudi Arabia is India's fifth largest trading partner overall, and India is the kingdom's second largest trading partner overall. I gave you the figures for 23-24, which comprised India's imports from Saudi Arabia at nearly $31.42 billion and exports to Saudi Arabia of about $11.56 billion. Apart from trade, investment also continues to do well, and there are investments across different sectors such as energy, steel, chemicals, food sector, telecommunications, and startups. Saudi Arabia, as you are aware, is undertaking a number of mega infrastructure construction projects, and many of those have opportunities for Indian companies, not only from the investment perspective, but also participating in them from the project execution perspective. And in this way, Indian companies are actually playing an important role in realizing the Saudi Vision 2030 objective that the kingdom has set for itself. I spoke earlier about the salience of Saudi Arabia as a key player in our energy scenario. The value of the energy trade in 23-24 was $25.7 billion. The kingdom remains India's third largest crude and petroleum sourcing destination. These are the figures for 23-24, and in that year they accounted for 14.3% of India's total crude oil imports. That year, Saudi Arabia was also the third largest source of LPG for India, accounting for almost 18% of the total LPG imports of India. And we are looking at infusing an even more strategic outlook in the energy partnership between the two countries, and we expect that the forthcoming visit will have some developments related to this as well. Just a few words with regard to the elements of the program. The Prime Minister's engagements will include, incidentally, the visit will be hosted by Saudi Arabia in the city of Jeddah. The Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. As I said, the two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. I've spoken about the two key pillars, the political and ministerial, the political and economic pillars, which are led at the ministerial level between the two sides. The visit is also likely to see the conclusion of several MOUs between the two sides. Some of these are in the final stage of approvals and brushing up, and we will have more details to release about these during the course of the visit. I also mentioned in my earlier remarks the importance of the people-to-people relationship between the two countries. As I said, nearly 2.7 million Indians live and work in the kingdom. The Indian community comprises the second largest group of Indians living abroad, and it's a matter of great satisfaction that the Indian community in Saudi Arabia is very well regarded for its significant contribution to the national life and economic development of the kingdom. And during the visit, the Prime Minister will visit a factory employing Indian workers and will
interact with them as well. On the same subject, in terms of people-to-people relations, yoga has been very well received in the kingdom, and the ongoing cooperation between the two countries in the field of media, entertainment and sports has great and significant potential. Saudi Arabia obviously plays a very important role in facilitating the visit of thousands of Indian citizens for the annual pilgrimages for Hajj and Umrah, and we've been coordinating closely this year as well with Saudi authorities, and we thank the Saudi leadership for the continued assistance that they have provided to Indian pilgrims traveling to Saudi Arabia for these purposes. So from all these perspectives, it is clear that the relationship between the two countries spans a wide spectrum, and in addition to the traditional areas, there is growing interest and keenness to get into new areas. I mentioned defense as a relatively new area, including defense industrial procurement. But so also things such as renewable energy investments, healthcare services, tourism and entertainment. You would recall that on the sidelines of the G20 summit in September 2023, Saudi Arabia was amongst the other partners that joined India in the conclusion of the India, Middle East, Europe Economic Corridor Agreement. And as partners under this agreement, both countries are actively exploring opportunities in regional connectivity, in logistics, clean energy, electricity and data cooperation. The visit therefore provides the opportunity to leadership in both countries to engage on all of these strategic areas, to deepen our partnership, and most importantly, of course, to share their perspectives at a time when the regional and global economic and security situation is in a certain amount of flux. So the visit is coming at a very, very opportune time as well. Let me stop there. I'll be happy to take a few questions. So, can we go with Rishabh here first? Once again, good evening, Rishabh from Times Now. So, since Prime Minister started to Saudi Arabia, in the region, Houthis have been a cause of concern for the free movement, and India has also been operating in Gulf of Eden and other such parts. Will there be discussion on Houthis as well, given that Saudi Arabia also has stakes in the region? A, and B, on West Asian situation, what else can we expect on the table? Whether Palestine-Israel issue will also be discussed, and furthermore regional issues will be discussed. आयुषी। तो विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 तारीख को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे, और ऐसे में ये यात्रा दोनों देशों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और साफ तौर पर आने वाले समय में किस तरह से मजबूती के साथ जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर साफ तौर पर बड़ा फोकस रहने वाला है। इसमें रक्षा का क्षेत्र है, इसके अलावा ऊर्जा उत्सर्जन है, व्यापार की बात कर लें, निवेश की बात कर लें, इसके अलावा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, और इसके अलावा भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार हमने देखा है कि दोनों देश मिलकर साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साफ तौर पर जब इस यात्रा पर जाएंगे तो उसके बाद जो दोनों देश हैं उनके साथ किस तरह से और ज्यादा जो नीतिगत फैसले होंगे, उससे आने वाले समय में जो रणनीतियां बनेंगी उससे कायाकल्प दोनों देशों का होता हुआ नजर आएगा। और यह काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि ये रिश्ते बहुत पुराने हैं और इन संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद से तमाम नीतिगत फैसले वहां पर लिए जाएंगे। जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसमें और ज्यादा ये प्रगाढ़ता है, इसके लिए तमाम वहां नीतिगत फैसले वहां से लिए जाएंगे। और सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक जो संबंध हैं उनको संपर्क का कैसे और ज्यादा उसका विस्तारीकरण किया जाए, किस तरह से जो विकास का मजबूत ढांचा है उसको कैसे और ज्यादा विकसित किया जाए, इस पर साफ तौर पर फोकस रहने वाला है और तमाम नीतिगत फैसले जो हैं वो यहां पर नजर आएंगे।
तो इसी पर हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन बहरहाल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।